नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार पोरवाल एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल वेब कुटुंब पर। मेरे गांव के एक बड़े ही फेमस स्पॉट पे मैं हूं। ये आप देख रहे हैं, पढ़ने में आ रहा होगा, मजनू होटल है। ये मजनू होटल क्यों है? मजनू बड़ा ही गजब का नाम है, इसकी भी एक कहानी है। लेकिन इस वक्त चूँकि चुनावी सरगर्मियाँ ज़ोरों पर हैं और माहौल दिन प्रतिदिन बनता ही जा रहा है। अभी ये भाई साहब लोग बैठे हैं, थोड़ा मैं बोलने लगा तो शांत हो गए। नहीं, अभी बढ़िया चर्चा खिंची हुई थी, बढ़िया ज़ोरों से। तो हमने सोचा क्यों ना इसी बीच जो है वो कूद लिया जाए और इन लोगों से बातचीत की जाए। और आपको बता दें कि मैं कोशिश करूंगा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जो करीब हैं, आने वाले हैं, उसकी कवरेज मैं करूं, जगह जगह जाकर करूं, गांव-गांव जाकर करूं। जितना हो सकेगा, जितना बन पाएगा उतना मैं करूंगा। और चलिए तो इनसे बातचीत शुरू करते हैं और आपको सबसे पहले परिचय दे देते हैं जो भाई साहब लोग हैं। तो सबसे पहले मिलिए, ये हमारे बड़े भाई जैसे हैं, अरविंद शुक्ला जी हैं, बापू हम प्यार से इन्हें कहते हैं। और आपको बता दें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, जिला उपाध्यक्ष हैं। और ये सोनू भाई साहब, आशुतोष द्विवेदी, भारतीय जनता पार्टी जिला उपाध्यक्ष रायपुर छत्तीसगढ़, जिला सह संयोजक उपाध्यक्ष चिकित्सा प्रकोष्ठ। ये अच्छी बात है कि कांग्रेस नेता यहाँ पर हैं, तो हमें एक बीजेपी नेता की ज़रूरत थी, तो ये यहाँ मिल गए। तो ये अच्छी बात है। ये साथ में भैया, नाम बता दीजिए जरा। पांडे, जिला महासचिव, जिला कांग्रेस कमेटी जालौर। कांग्रेस से ही है। और आपका नाम? आप नहीं, आप साथ में ही है ना? है तो साथ में ही। और हाँ, हमारे पास एक बसपा के नेता भी हैं, हम कह सकते हैं बसपा के नेता हैं, क्योंकि कट्टर सपोर्टर है और नेता भी हैं। तो ज़रा बताओ, परिचय दो। मैं बहुजन समाज पार्टी से विधानसभा संयोजक हैं। नाम बता दो। लोधेश कुमार भोला नाम है हमारा। लोधेश कुमार भोला, ये हमारे मित्र भी हैं, इनके साथ हमने पढ़ाई भी की है। तो बातचीत शुरू करते हैं, वहीं से शुरू करें जहाँ से आप लोग चर्चा कर रहे थे। तो मुद्दा ये है कि आज़ादी कब मिली देश को, असली आज़ादी 1947 में या 2014 में। बापू, कांग्रेस से बापू और सोनू भाई साहब की खनी हुई थी, यहीं से शुरू करते हैं। तो बताइए, आप अपना विचार व्यक्त करिए। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जो आज भारतीय जनता पार्टी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रही है, अच्छी बात है। ये तो पूरे देश के एक एक बंदे का कर्तव्य है कि इस तरह से महोत्सव वो मनाएं, क्योंकि आज़ादी हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी और वो मिली, उसका उत्सव होना ही चाहिए। सवाल यहाँ खड़ा होता है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कंगना रनावत जी को आप उनको सम्मानित करते हो, उनको पद्मश्री देते हो, और वही रनावत पद्मश्री ग्रहण करने के बाद, लेने के बाद मीडिया में खुले मंच पर बोलती है कि आज़ादी 2014 में मिली है। सही आज़ादी, वो आज़ादी जो 47 में मिली, वो तो भीख थी। हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि जब ऐसे जो शख्स कह रहा है सार्वजनिक मंच पर कि आज़ादी वो भीख थी, यानी कि वो आज़ादी नहीं थी, आज़ादी 2014 के बाद मिली, उसके कहने के अनुसार। तो ये भारतीय जनता पार्टी ये कौन सा अमृत महोत्सव मना रही है? सबसे पहले तो कंगना रनावत से पूछ के मना रही है कि बगैर पूछे मना रही है? हम ये सब जानना चाहते हैं। तो यहाँ पे आ जाते हैं। बताइए, आप भाजपा से हैं? जैसा कि हमारे कांग्रेस के भाई साहब ने हमसे कहा कि कंगना रनावत जी को भाजपा ने पद्मश्री दिया और उन्होंने बोला कि आज़ादी तो 2014 में मिली है। तो हम इन्हीं भाई साहब को, अब इन्होंने अपनी बात का खुद ही उत्तर दे दिया। अब उनको बता देते हैं कौन सी आज़ादी कब मिली है। ये अब इनकी जानकारी लिए बता दें, भाजपा ने पद्मश्री नहीं दिया है। आपके शासनकाल में भी 2 बार पद्मश्री कंगना रनावत को मिल चुका है, आपकी जानकारी के लिए बता दें। तो कभी वो कांग्रेस ने दिया था? ये जो पद्मश्री बांटने नहीं जाते, ये तो पुरस्कार हैं, आदमी अपनी योग्यता से हासिल करता है। तो जो इनकी जो मानसिकता है कि कांग्रेस बांट रही, भाजपा बांट रही, इस मानसिकता से हमें आज़ादी मिली है 2014 के बाद। ये संकीर्ण मानसिकता से जो देश चल रहा था, उससे आज़ादी मिली। बाकी संवैधानिक आज़ादी की बात है, एक
एक ग्लोबल जो बात है, एक रिपब्लिक गणतंत्र की जो बात है, वो आज़ादी का महोत्सव बाकायदे गांधी जी पूजे जा रहे हैं। हमारा संविधान जो अस्मिता में आया है वो 75 साल से आया है, तो उस चीज़ की आज़ादी हम मना रहे हैं। लेकिन जो हम जिस संकीर्णवाद और मानसिकता से गुजर रहे थे, जिस हिसाब का मतलब लोगों को इतने बैकवर्ड फुट पर रख दिया गया था सांस्कृतिक रूप से, हर चीज़ सोच में करप्शन और भ्रष्टाचार और लूट खसोट और हर चीज़ों में वो बांटे जाते थे। जो पुरस्कार गैंग, वो एक्चुअली इन्होंने ये बांटे ही करते थे। इनके लॉयल अब पुरस्कार गैंग जो वापस करने वाले हैं ना, अब वो गैंग खत्म हो गया। पहले इन्होंने पूरी गैंग तैयार कर ली थी, जरा भी कुछ समस्या हो इन्होंने जो सो कॉल्ड जो लिबरल, हम लोग तो उसको लिब्रांडू बोलते हैं, लिबरल गैंग जिसको बोलते हैं ये लोग, हाँ बेसिकली वो लिब्रांडू लोगों की एक गैंग तैयार कर ली थी, वो हो गई अब इनकी खत्म। असली आज़ादी अब मिली है, मानसिक संकीर्णता से आज़ादी मिली है हमें 2014 के बाद। हमारी जो एक सोच थी, आज ज़िंदगी में कभी सोचा नहीं था कि हम पाकिस्तान, आज कभी नाम नहीं रो रहा है पाकिस्तान के ऊपर, नहीं तो ये लोग बैठे रहते थे हाय कश्मीर आज़ाद होगा तो अरे 370 में जो हो जाए, तारीख नहीं बता रहे तो मंदिर बनाने काम कर रहे, ऐसा टाइप का इनका सोच था। वो सारी सोच इनकी जो थी ना, लोगों को एकदम बैकफुट पर रख दिया गया, उस सब को खत्म कर दिया गया। उस चीज से आज आदमी की मानसिकता से आदमी संपूर्ण हो गया है 2014 के बाद। मानसिकता से कह रहे हैं, संकीर्णवाद से आज़ादी मिली है। इनकी अपनी ऐसी सोच है, इनकी सोच के लिए कुछ कह ही नहीं सकते। ये किस टाइप की आज़ादी, ये तो जो है किस कब जश्न मनाते हैं आप देखते हो। कोरोना काल में भी इन्होंने जश्न मनाया, लोगों गंगा में हजारों लाशें बह गई, ये तब भी जश्न मनाते हैं। इनके जश्न की बात तो है ही नहीं, ये तो मौतों पे जश्न मनाते आए हैं। 2002 में दंगे करवाए गुजरात में, तब भी ये महोत्सव मनाते हैं। अब ये बात कर रहे हैं कश्मीर की, बात कर रहे हैं देश की। हम इनसे इतना पूछना चाहते हैं कि आज जो है गांव में जाके पता करिए, हम लोग पदयात्रा कर रहे हैं, एक एक गांव में जा रहे हैं, हमें पता है कि लोगों की क्या समस्या है, क्या दिक्कतें आ रही किसानों को। ये उससे जो किसानों को आज अन्ना पशु घूम रहे हैं, आज जो है खाद के भाव ये हो गए हैं, पेट्रोल डीजल के भाव ये हो गए हैं। ये चीज़ इस पे इनसे सवाल ये पूछिए आप मीडिया के बंधु लोग कि ये किसानों को ये महंगाई से, ये जो है किसानों के अन्ना पशु से आज़ादी ये कब दिला रहे हैं। कंगना रनावत की ये बात को डिफेंस कर रहे हैं। अगर ये कंगना रनावत की बात को डिफेंस करते हैं कि उन्होंने सही कहा, तो फिर ये आज़ादी इनके हिसाब से 2014 में मिली, तो इनको उत्सव, अमृत उत्सव 2014 के बाद का मनाना चाहिए। और अगर ये आज़ादी का मना रहे हैं तो कंगना रनावत ने बड़ा आपत्तिजनक बयान दिया है, तो कंगना रनावत पे कौन सी कार्रवाई करेंगे ये बता दें जरा। हमने इनको पहले से ही बताया, कंगना रनावत ने कोई आपत्तिजनक बयान नहीं दिया है। और कंगना रनावत को जो इन्होंने कहा कि इन्होंने पद्मश्री बांटा, पद्मश्री इनकी सरकार में कंगना रनावत को 2 बार बांटा, तब आप क्या वो पद्मश्री बांटने की वजह से किसी के लिए बोलती है? वो भी एक स्वतंत्र नागरिक है। और जिन्होंने जो दूसरे आरोप लगाए हमारे ऊपर या भारतीय जनता पार्टी सरकार पे कि अन्ना पशु घूम रहे हैं, किसानों की हो गई है बर्बादी या पेट्रोल डीजल की, ये सारी चीज़ें, जितना योगी आदित्यनाथ की सरकार में गौशालाएं खुली हैं, जितना गांव-गांव में जितना पशुओं के लिए काम किया गया है, आज तक कभी किसी सरकार में नहीं हुआ है। किसान जितना संपन्न मोदी जी की सरकार में है, जितना टाइम से यूरिया मिल रही है, उस तक जितना रोजगार चिल्लाते थे, इतना रोजगार जो बांटा गया है इनकी। और ये पेट्रोल और ये महंगाई की बात कर रहे हैं, इनकी जितने भी मोदी जी ने तो तड़ से 10 और 15 रुपए डीजल पे कम कर दी एक्साइज ड्यूटी। सारी इनकी कांग्रेस शासित राज्य सरकार है, एक चमन्नी रुपया बैठ करने पे उतारू नहीं है सबको, इनको करवाना चाहिए। सबसे कह रहे नहीं, सब फालतू बात। और दूसरी अन्ना पशु की अपने यहाँ बात करते, जितना योगी ने किया कोई नहीं कर पाएगा। इनके राजस्थान में देखो कितनी बुरी दुर्दशा है कांग्रेस सरकार की, इनके छत्तीसगढ़ में देखो कितनी बुरी दुर्दशा है पशुओं की और किसानों की। आप देखिए, ये आरोप लगा रहे हैं कि मोदी सरकार पेट्रोल पे दाम कर रही थी, कांग्रेस शासित राज्यों में वैट कम क्यों नहीं हुआ? आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पंजाब सरकार ने 10 से 15 रुपए पेट्रोल डीजल पे कम किए हैं, आप जानकारी कीजिए। अच्छा, जी हाँ। दूसरी बात, वो केवल चुनाव की वजह से राजस्थान और इन्होंने जो चुनावी राज थे उनमें 10 रुपए और 5 रुपए कम किए हैं। पंजाब सरकार ने 10 रुपए और 15 रुपए कम किए, ज़्यादा किए हैं इनसे। और दूसरी चीज़ जो है, जो पद्मश्री की बात है, तो इस देश में कोरोना काल में एक बहुत बड़ी आपत्ति देश ने देखी है। और उस कोरोना काल में सोनू सूद से बड़ा इस हिंदुस्तान में कोई नायक बन के नहीं उभरा। और सोनू सूद में ऐसी क्या कमी थी जिसके ऊपर जांचें बैठाल के उसको पद्मश्री या कोई अवार्ड नहीं दिया गया। और जहां तक विकास की और भ्रष्टाचार की बातें हैं,
तो ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे। 2017 से इनका विधायक इस क्षेत्र में है भारतीय जनता पार्टी का। 2019 से यहाँ का लोकसभा सांसद जो 5वीं बार है और वो सेंट्रल में मिनिस्टर भी है। और यहाँ केवल 2 किलोमीटर आगे 3 किलोमीटर निकलने के बाद एक 2700 मीटर का टुकड़ा है। जो महिलाएं यदि गर्भवती हैं और वो रास्ते में जाना चाहती हैं कि औरई तक जाना है, हमें डिलीवरी औरई अस्पताल में होगी, तो शायद बरसात के मौसम में वो प्रसव पीड़ा उसी रास्ते में हो सकती है। वो रास्ता इनको अभी तक नहीं दिखाई दिया, जबकि उसके लिए क्षेत्रीय विधायक हो या सांसद हो, सबको ज्ञापन दिया, सब कुछ किया। तो आपका विकास और जो भ्रष्टाचार है वो कहाँ है, वो यहीं आसपास दिखाई दे रहा है। इनसे एक सवाल और पूछिए, ये छत्तीसगढ़ के पदाधिकारी हैं, आपसे डिबेट कर रहे हैं यहाँ जालौन में उत्तर प्रदेश में बैठ के, यहाँ की समस्याएं इन्हें कुछ पता नहीं है। एक चीज, दूसरी चीज, ये छत्तीसगढ़ में है, इनसे पूछिए वहाँ गेहूं का MSP रेट क्या है और धान का क्या है, जरा इनसे पूछिए। बिल्कुल पूछा जाएगा इनसे, लेकिन हम चाह रहे हैं कि उससे पहले हमारे साथ जो बसपा के नेता हैं इनसे भी बातचीत कर ली जाए। भाजपा कांग्रेस का वर्जन हम ले रहे हैं, बताइए इन लोगों की बातें आपने सुनी। एक तो हम तो कांग्रेस और बीजेपी को एक ही सिक्के के 2 पहलू समझते हैं। ये ठंडी गर्म राजनीति करते हैं, कभी इस तरफ कभी उस तरफ। इनकी विचारधारा तो एक ही मिलती नहीं। ये कह रहे हैं कि आज़ादी का मुद्दा है कि 2014 में मिली कि 47 में मिली, महंगाई का मुद्दा है, तो क्या कहते हैं आप? महंगाई तो बहुत चरम सीमा पर चढ़ गई है साहब। नहीं, आपके हिसाब से देश आज़ाद है कि नहीं है? नहीं, देश अभी भी आज़ाद नहीं है। मतलब आपके हिसाब से आज़ादी मिली ही नहीं है? नहीं, आज़ादी है ही नहीं है। तो और कुछ कहना चाहेंगे? और क्या कहना चाहेंगे, आज प्रधानमंत्री मोदी जालौन वहाँ आए थे झांसी में, उन्होंने 3 कृषि कानून को वापस लिया है, लेकिन वो कह रहे हैं कि इसमें अभी और करेंगे कुछ। कृषि कानून देश हित में वापस किसानों के हित में कृषि कानून लागू किए गए थे, लेकिन देश हित में क्योंकि इतना बरगला दिया गया है, देश हित में किसानों के कानूनों को वापस लिए गए। ये बिल्कुल वैसी ही बात है, आपको बता दें, जैसे एक पब्लिक अगर बरगला दी जाए, राजधर्म एक अपनी जगह रहता है। जैसे अब राम राज्य था, किसी एक आदमी ने कह दिया कि सीता जी वो धोबी के कहने से प्रजा की इच्छा के लिए अनुरूप, भले ही राम भगवान ने, सारी प्रजा ने बाद में माफ़ी मांगी और गलती स्वीकारी कि हम भाई अपने राजा को समझ नहीं पाए, लेकिन उन्हें सीता जी को जंगल भेजना पड़ गया था। ऐसे ही राजधर्म, हम लोग तो राम राज के पालन करने वाले, राजधर्म में कई बार हमें जनता की ऐसी चीज़ों को उस समय पर समझ नहीं पाते, तो हमें समझना पड़ता है। तो जनता के, देश के हित में जनता ने वो चीज़ नहीं समझी जो हमने कानून के किसानों के हित में कानून पास किए थे, ठीक है, उन्होंने वापस ले लिए, उनको दूसरे तरीके से और उसमें क्या क्या बेहतरी हो सकती है उस तरीके पर प्रस्तुत किया जाएगा। और आपको बता दें, जैसा आपने उन्होंने कोरोना का और उसका मुद्दा बताया, मैं तो ये हमारे हिंदुस्तान का, हमारी जनता का, हम लोगों के पुण्य कर्मों का, हम लोगों के पुण्य कर्मों का फल है, हम लोगों के पुण्य कर्मों का फल है कि ये देश में मोदी जी की सरकार थी जब कोरोना जैसी त्रासदी आई यहाँ पे। कहीं धोखे से आई, कहीं पेट्रोल डीजल आपके भाग से कम हो सकते हैं, तो ये बीमारी किसके भाग से आई? से भी अगर कांग्रेस का राज होता तो इतनी बुरी दुर्दशा होने वाली थी हिंदुस्तान में। क्योंकि करप्शन का दूसरा नाम, भ्रष्टाचार के नाम पे इतना लूट खसोट होने वाली थी आम आदमी की। ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो जब सस्ते पेट्रोल डीजल हुए थे तब मोदी जी ने कहा था दिल्ली रैली में ये किसके भाग्य से हुआ है? तो आपके भाग्य से पेट्रोल डीजल कम हो गए, तो ये कोरोना कैसी त्रासदी किसके भाग्य से आई? फिर इनसे पूछे। कोरोना की जैसी त्रासदी पूरे भाग्य, ठीक है आपकी बात हम मान रहे हैं कि भाग्य से आई और सारी चीज़ें हुई, लेकिन एक चीज़ ये बताइए कि आपने गंगा सफाई के नाम पे हजारों करोड़ रुपए निकाले, जो आम जनता की कमाई होती है वो राजस्व के द्वारा सरकार के पास पहुंचती है, जिसमें एक सफाई मंत्रालय बनाया गया था, गंगा उन्मूलन मंत्रालय, जिसकी उमा भारती जी कुछ समय तक मंत्री रहीं। और उसके बाद में जब कोरोना काल में जो व्यक्ति ख़त्म हुए, उन हजारों जो डेड बॉडी थी कोरोना मरीजों की, उनको गंगा के किनारे घाट पे जा कर के गढ़वा दिया गया। गढ़वाने के बाद जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने उसका संज्ञान लिया, तो संज्ञान लेने के बाद उनकी चुनरी, केवल जो राम नामी चुनरी एक सब पे डाली जाती है, उसको हटा दिया। वहाँ से हटाने के बाद जब आपने एक तरफ स्वच्छता के लिए पैसा निकाल लिया और दूसरी तरफ आप ही उसको गंदा कर रहे हैं। बताइए। हम आपको जवाब दे रहे हैं इस चीज़ का, जो आपने
गंगा के किनारे वाली जो बात कह रहे हैं ना, इतनी सारी लाशें गड़वा दी, ये सरासर मिथ्या आरोप है, झूठे आरोप है। इनकी जानकारी के लिए, इनकी जानकारी हिंदुस्तान ने जनता ने हाँ हम बता दे रहे हैं, इनकी जानकारी के लिए बता दें, कोरोना काल की बात नहीं है, कोरोना काल के पहले भी कुछ हमारे पंथ के लोग हैं ऐसे जिनके पंथ में उस समुदाय में लाशों को जलाया नहीं जाता, उनको वहाँ गाड़ा जाता है। ये कोरोना काल के पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं और लेकिन बड़ी संख्या में वहाँ पे देखिए सरासर मिथ्या आरोप है। ये कोरोना में ये सरासर मिथ्या आरोप है कि कोरोना के पेशेंट में पूरी लखनऊ की जनता ने, पूरे प्रदेश ने देखा कि वहाँ पे जहाँ वो शमशान घाट है वहाँ पे इतनी लाशें जल रही थी और वहाँ पे उन्होंने बैरिकेडिंग लगा के वो बड़े बड़े तख्ते लगा दिए थे जिससे मीडिया वहाँ देख न पाए। ऐसा आप लोगों को समझाने में होगा। ये केवल भ्रम फैलाने की इनका शुरू से जनता में कयास, भ्रम, झूठ फैलाने की शुरू से इनकी राजनीति रही है, लेकिन आप पब्लिक समझदार हो गई। ये सरासर भ्रम और पब्लिक समझदार नहीं होती तो आप कृषि कानून वापस ही नहीं लेते। वो सारी चीजें समझदार है तभी आप पब्लिक में पैनिक ना हो, लाशें देख के हम भाई वो तो दूसरी लहर पूरे देश में आई थी, हर राज्य में आई थी, कौन सा बोलो, केवल पब्लिक पैनिक ना हो, लोग पैनिक ना हो। कोरोना काल में आप जो कह रहे हैं कि कृषि कानून देश हित में वापस लिए हैं, तो आपका जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है अजय मिश्रा टेनी, उसके लड़के ने 5 किसानों 6 को जो है कुचला अभी लखीमपुर खीरी में और उनकी हत्या भी हो गई। हत्या होने के बाद आज तक देश हित में आपके प्रधानमंत्री ने उस गृह मंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं किया, जबकि उसका लड़का पुलिस की गिरफ्त में है और लगातार पूछताछ के दायरे में है। यदि आप देश हित में आपको बता दे रहे हैं, उसका आपको सीधा साधा जवाब दे रहे हैं। नंबर 1 बात, वो जो आप मंत्री का लड़का बता रहे हैं उसको फिर भी सारे आरोप लगे, तो उन आरोपों के आधार पे भी उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और वो पुलिस की कस्टडी में है, जांच चल रही है। कहीं से भी प्रूफ नहीं हुआ कि उसके लड़के ने कुछ ले, है ना। ये तो सरासर अब आरोप है, तो जांच है, कानून का विषय है, चल रही चीज है। जिस बंदूक से अभी आपको जानकारी नहीं है, आप छत्तीसगढ़ में काम कर रहे हैं, हमें तो शर्म आती है, आप क्यों बहस कर रहे हैं। बंदूक जो उनके नाम है, उस बंदूक की जांच हो गई है, उस बंदूक से फायरिंग की गई है, उसके लड़के की बंदूक से आप जानकारी की हमारे नाम से कोई बंदूक होगी, कोई हमारे ड्राइवर लेके चला रहा होगा तो बिल्कुल आप माने जाएंगे, आप माने जाएंगे, आप दोषी माने जाएंगे। एक सवाल ये है कि वीडियो काफी लंबा हो रहा है कि इन सब बातों का आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव पर क्या असर पड़ेगा। आप देख रहे हैं योगी जी का आप काम देख रहे हैं, 4.5 साल से ज़्यादा हो गए हैं और अखिलेश यादव भी पूरी मतलब सुनने में आता है कि दूसरा नंबर अखिलेश यादव का है। कांग्रेस अभी कहीं नहीं गिनती में मतलब ठीक है, आप यहाँ के बड़े नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन कांग्रेस को गिनती में नहीं लिया। कांग्रेस तो जमीन ही बन जाए। उत्तर प्रदेश में भाजपा, बसपा और सपा, इन तीन एक्चुअली सपा की पूर्व सहयोगी कांग्रेस, अभी किसी सपा की पूर्व सहयोगी रही जो कांग्रेस लोकसभा चुनाव में या पिछले विधानसभा चुनाव में, वो सपा की पूर्व सहयोगी पिछले विधानसभा चुनाव में ये दोनों साथ लड़ रहे थे, दोनों युवराज। अब ये आज एक युवराज तो कभी रास्ते में ही नहीं है, अब बाड्रा जी आ गई, युवराज को तो किनारे कर दिया। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से परिस्थितियाँ हैं, तो आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या लगता है आपको, क्या मतलब कांग्रेस को खोई ज़मीन मिलेगी या चुनाव जैसा हम लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं वैसा कुछ नहीं होगा, एकदम से सारा कुछ बदलने वाला है? तो देखिए ऐसा है, हम लोग गांव-गांव पदयात्रा कर रहे हैं और हमारी जो है कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव दीदी प्रियंका गांधी ने एक जो है संकल्प लिया है, एक प्रतिज्ञा ली है कि उत्तर प्रदेश चुनाव में अगर कांग्रेस पार्टी सरकार में आती है तो हम क्या करेंगे। तो उन प्रतिज्ञाओं में प्रमुख प्रतिज्ञाएं कुछ आपको हम बता देते हैं, जिनको लेके हम गांव-गांव पदयात्रा कर रहे हैं। और आपको बता दें कि हम जिस गांव में जा रहे हैं, अभी 10-15 गांव हम लोग कर चुके हैं, हम लोगों के पक्ष में माहौल बन रहा है, लोग कांग्रेस की बात सुन रहे हैं। और कई लोग तो ऐसे लोग हमें मिले पदयात्रा में जिन्होंने कहा कि सबको हमने देख लिया, सपा को देख लिया, बसपा को देख लिया और भाजपा को भी देख लिया, अब कांग्रेस की तरफ जनता पूरी तरह से मन बना चुकी है। होता है ऐसा, एक बार इनकी भी 2 सीटें थी, जो आप कहते हैं, ये घमंड की बात करते हैं, घमंडी लोग हैं, खाली करा ये जो दो सीटों पे इतना घमंड बोलते हैं। प्रतिज्ञाओं की बात कर रहे हैं, इतनी झूठी
मतलब हमने कोई पार्टी की नहीं देखी जो इतने झूठ पे चलती हो, जो ये टैबलेट बांटने की बात कर रहे हैं, महिलाओं को ये करने, यही सब बातें इन्होंने छत्तीसगढ़ में किए थे। और हम बांट रहे थे टैबलेट, हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री टैबलेट और मोबाइल बांट रहे थे, तो उनका विरोध कर रहे थे ये लोग वही छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ में जो इन्होंने छत्तीसगढ़ में जो ये वादे करके आए हैं किसानों से, झूठी बिजली का, आप बिजली का वादा किसानों को बोले थे 2500 रुपये, 1800 रुपये MSP। आपको क्या लग रहा है योगी जी फिर आ रहे हैं? एक तरफा योगी जी आ रहे हैं, पहले से ज्यादा अच्छे तरीके से आ रहे हैं। और बता दें आपको क्यों आ रहे हैं, क्योंकि एक चीज ये, कांग्रेस कोई पिक्चर में नहीं है, मायावती की बसपा कोई पिक्चर में नहीं है। और बसपा के लोग जानते हैं अगर अखिलेश यादव की सरकार आ गई तो सबसे ज्यादा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कुछ नहीं होने वाला, भाजपा के कोर वोट बैंक पे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के जो दलित समुदाय के जो लोग हैं ना, उन पे जो इनकी जो गुंडही चलती है ना, उन पे जो अत्याचार होता है वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी इस बात अपने आप समझ चुकी है, बिना कहे वो बिल्कुल वैसी परिस्थिति हो गई जैसे इनको समर्थन देने वाली है बहुजन समाज पार्टी। जैसे इनको समर्थन जो है बहुजन समाज पार्टी करेगी, इनकी सीटें कम होंगी और मायावती जी की अगर सीटें बढ़ती हैं तो वो इनको समर्थन करेंगे। इनकी टाई अप हो चुका है, इसलिए पोलाइटली बात कर रहे हैं और बात अखिलेश यादव कर रहे हैं। ये अखिलेश यादव को भी, इनके मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से भी मिल चुके हैं, उनको बधाई दे चुके हैं। ये लोग सब मिल एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, इसलिए ये उनकी बात करेंगे नहीं। पिक्चर में तो ये भी नहीं थे, किसी समय 2 इनकी लोकसभा में सीटें होती थी, ये भी पिक्चर में नहीं थे, खाली करा के देना पड़ता था। आज जो है ये बात कर रहे हैं घमंड की, ये लोकतंत्र है, इन्हें लोकतंत्र पे भरोसा नहीं है। मैं कहता हूँ मेरी एक भी सीट ना हो, लेकिन मुझे जनता पे भरोसा है, अपने 70 साल के 60 साल के कामों पर भरोसा है। आज इन्हें एक कानून इन्हें वापस लिया, इनका जो क्यों वापस लिया आपको बता दें, उपचुनाव में भयंकर हारे हैं, जबरदस्त इनकी हार हुई है, इसलिए उन्होंने डीजल पेट्रोल के दाम घटाए, इसलिए इन्होंने किसी कानून वापस लिया। हाँ भाई, तुम भी अपना पक्ष दे दो। बहन मायावती जी सत्ता से कितनी दूर है और कितनी पास है? बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। हाँ। और बीजेपी तीसरे नंबर पर रहेगी। अच्छा। दूसरे तीसरे नंबर पर रहेगी। और हमारी लड़ाई सपा से रहेगी, सपा दूसरे में और बहुजन समाज पार्टी पहले स्थान पे आएगी। कांग्रेस को कोई नंबर नहीं, कांग्रेस कोई चौथे नंबर। कांग्रेस जो ताली बजा रहे हैं हमारे कांग्रेस के भाई, उनको हमारे बहुजन समाज पार्टी के लोग ने खुद ही कहा ये चौथे नंबर पर। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में पिछले 32 सालों से सत्ता में नहीं है, और 32 सालों का यदि रिकॉर्ड देखा जाए, जो ग्राफ है, तो उसमें हम 2017 के चुनाव में सबसे निम्नतम स्तर पर पहुंचे हैं। और उसके बाद एक जो हम पे आरोप लगता था या लोगों की एक सोच बन गई थी कि कांग्रेस के पास संगठन नहीं बचा है, तो हमने पिछले दिनों में 2 रैलियाँ की हैं, बनारस की और गोरखपुर की, जिनके बाद हमने ये दिखाया है कि संगठन कांग्रेस के पास है या नहीं। कोई भी चीज़ जब परिवर्तनशील संसार है और जब परिवर्तन होता है तो समय लगता है। बापू, 2 प्रश्न हम आपसे और पूछेंगे। एक तो ये पूछेंगे कि आपके बहुत ही वरिष्ठ नेता जो कांग्रेस में रहे वर्षों तक, विनोद चतुर्वेदी जी, वो अब इस समय में उन्होंने सपा का दामन थाम लिया है, तो ऐसा क्या हुआ उनको? यहाँ पे तो जैसा कि सुनने में आता, उनका अच्छा कद है, बड़ी इज्जत है, कांग्रेस के बड़े वरिष्ठ नेता गिने जाते हैं, तो ऐसा क्या हुआ? एक प्रश्न ये तो पहले आप इसका जब चुनाव आते हैं, ये कोई नई बात नहीं है, पूर्व में भी ऐसी घटनाएं हुई हैं। जब चुनाव आते हैं तो नेताओं का पार्टियों में जाना आना बना रहता है। तमाम बीजेपी के लोग सपा में चले गए, तमाम सपा के लोग बीजेपी में चले गए, तमाम अन्य लोग। हम आपको बताते हैं ये नेताओं का आना जाना चुनाव में रहता है, क्योंकि नेता जो नहीं, हम वो उनको जवाब बहुत अच्छा देने वाले हैं। अब थोड़ा धैर्य रखें। भाजपा आप संबित पात्रा जैसे लोग बोलने नहीं देते किसी को, बड़ मतलब किसी को अपना प्रश्न करने के बाद मौका देना चाहिए। तो ये चुनाव में नेताओं का रहता है। नेताओं का क्या होता है कि जो चुनावी नेता होते हैं, एक होता है संगठन। जो चुनावी नेता होते हैं वो चुनाव लड़ते हैं, और जब चुनाव आता है तो वो अपने प्रकार से तय करते हैं कि हमें कैसा चुनाव लड़ना है, कहाँ जाना है, कहाँ हमारा हित है, कहाँ हमारा अनित है। वो अपना खुद कर दिया, अपनी उनकी व्यक्तिगत बात होती है। अब इन्होंने एक बात कही कि कांग्रेस में कौन आया, इनके वही बात कह रहा हूँ, ये यहाँ रहते नहीं हैं, ये क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ का। इन्हें पता नहीं है कि जब से
वो गए, माननीय चतुर्वेदी जी हमारे यहाँ से गए हैं, उसके बाद से वो अपना सपा में काम कर रहे हैं, सपा जिस पार्टी ज्वाइन किया उसमें भी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हमारी पार्टी में नेता की बात नहीं कर रहे हैं। मेरी पार्टी में उसके बाद से सैकड़ों कार्यकर्ता डिस्ट्रिक्ट जालौन में कांग्रेस पार्टी ने ज्वाइन करी है। इसका आप उठा के खबरों में देखिए, हम कार्यकर्ता जोड़ रहे हैं। 1 मिनट बोलने दीजिए, 1 मिनट शांत रहिए, शांत रहिए। प्रतिष्ठित नाम क्या होता है? प्रतिष्ठित नाम बड़े बड़े लोग चुनाव प्रतिष्ठित हार जाते हैं, जिनके पास 5 लोग नहीं है। हम कार्यकर्ता जोड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। हमारे यहाँ कार्यकर्ता आ रहे हैं, मेहनत करने वाले लोग आ रहे हैं, आम जनता के लोग आ रहे हैं। एक सवाल और ये है कि हमने ये देखा कि प्रियंका गांधी जब से राजनीति में सक्रिय हुई है, मैदान में उतरने लगी हैं और मतलब सक्रिय राजनीति में आ गई हैं, तब से एक हवा बदली सी है कांग्रेस की तरफ। लोगों एक मतलब कुछ % कह सकते हैं कि लोगों का समर्थन मिलने लगा है, जो कि पहले नहीं दिखता था। उनका जो आभा मंडल है प्रियंका गांधी का, जो भी कह लो, उनकी शैली जो है तो लोगों को आकर्षित करती है। लोग जुड़ते हैं, उनकी बात सुनते हैं। तो क्या कांग्रेस ने देर कर दी? उन्हें ये फैसला पहले लेना चाहिए था कि राहुल गांधी की जगह उनको चेहरा बनाया जाता। तो इस पे क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। राहुल जी भी अपनी मेहनत कर रहे हैं। देखो, वर्किंग सबकी हमारे यहाँ तय है। हाँ। किसको कहाँ लगाना है, किसको कहाँ भेजना है, किसको कब कहाँ करना है। लेकिन राहुल गांधी के चेहरा से वो रिस्पांस नहीं मिल रहा। ये नहीं, ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश में माननीय राहुल गांधी जी ने माननीय राहुल गांधी जी के लिए पूरा देश बाकी। आप देखिए, आप उत्तर प्रदेश की अकेली क्यों बात करते हैं? एक बात सुनिए, ये मेरा मैटर है भाई, मुझे बोलने दीजिए। अब राहुल गांधी के विषय में आप भी बोलोगे, राहुल गांधी के विषय में आप भी बोल रहे हो, राहुल गांधी मोदी के विषय में आप बोल रहे हो, राहुल गांधी के विषय में आप बोल रहे हो। दुनिया में राहुल गांधी जैसे कोई महान नेता नहीं हो सकता। वो ऐसे नेता हैं, ये क्रिटिसाइज करना बंद कर दीजिए। ये क्रिटिसाइज करना बंद कर दीजिए। उनके लीडरशिप में जितनी नहीं, सवाल सीधा सा है हमारा। चूंकि हम जिस पार्टी से जुड़े होते हैं, तो एक बार हमारा ऑब्लिगेशन होता है कि हम कुछ वैसा ना बोलें। लेकिन ये कांग्रेस के लोग भी कहते हैं कि प्रियंका गांधी जी को चेहरा पहले बनाना चाहिए। नहीं, हम ऐसा नहीं मानते। हमारे यहाँ जिम्मेदारियां और वर्ग तय होते हैं। माननीय राहुल, आप मत बोलिए, ये राहुल गांधी का विषय, आप मोदी जी का विषय बोलिए। एंकर जी से बोल रहे हैं, हम एंकर जी से बोल रहे हैं। एक क्वेश्चन हमारी तरफ से पूछ लेना, ये अपना अध्यक्ष कब तय बना रहे हैं? अध्यक्ष तो तय करवा दो, उसके बाद फिर बता दीजिए। हमारी माननीय सोनिया गांधी जिस समय अंतरिम अध्यक्ष है, इनके लिए जानकारी अंतरिम अध्यक्ष नहीं, परमानेंट अध्यक्ष। ये आपका नेताओं का, वरिष्ठ नेताओं। अच्छा, एक सवाल चलिए एक और पूछ लेते हैं आप लोगों से। क्या अब तक की जो कांग्रेस है और आने वाले समय में, अब चूंकि हर पार्टी युवाओं पे ज़्यादा जोर दे रही है, तो क्या कांग्रेस का चरित्र एकदम से बदलने वाला है? परिवारवाद का जो आरोप लगता है, ऊपरी जो हायरार्की है उसमें, तो क्या बदलने वाला है? नए चेहरे दिखाई देने वाले आने वाले समय में? क्या परिवारवाद का आरोप जो है वो लगभग सभी दलों में है। हाँ। चाहे उसमें भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी। नहीं, और पार्टियों के बरक्स भाजपा पे कुछ कम लगता है। सबका लगता है। हाँ। राजनाथ सिंह जी का लड़का पंकज सिंह भी राजनीति में है, वीरभद्र सिंह का लड़का भी अनुराग जी जो है राजनीति में है। सारे दलों में चलता रहता है। कांग्रेस में जो आरोप लगाए जा रहे हैं, जो 23 लोग जो लगा रहे हैं, उन 23 लोगों में भी अपनी अपनी महत्वाकांक्षा है और राजनीति में संभवतः हर व्यक्ति में होती है। लेकिन पार्टी में आज तक केवल 6 बार गांधी परिवार अध्यक्ष रहा है, केवल 6 बार। और उसके अलावा चाहे वो सरोजनी नायडू जी रही हों, चाहे सीताराम केसरी जी रहे हों, बाहरी लोग कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। बापू, आप क्या कहते हैं? एक चीज़ क्लियर आपको कर दूं, हमने अध्यक्ष भी बदले। एक समय आया था, बड़ा दुखद समय था, जब हमारे स्वर्गीय, इस समय नहीं है हमारे बीच में, पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव गांधी जी की जब हत्या हुई, उसके बाद गांधी परिवार थोड़ा राजनीति से अलग हो गया था। ये तो जग जाहिर है, कोई हम ये बात नहीं कर रहे हैं। और सोनिया जी उस समय असहज हो गई थी, बहुत बड़ा उनके पास वज्रपात हुआ था, बच्चे छोटे छोटे थे, राहुल जी, प्रियंका जी। तो उस समय वो निर्णय नहीं ले पा रही थी कि राजनीति में करना है, कांग्रेस में संभालना है, क्या करना है।
तो उन्होंने अपने आप को अलग रखा था। उस दौरान आपने देखा अन्य लोग आए, कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष बने, प्रधानमंत्री भी बने। तो आपको एक बहुत बड़ी बात बता दूं, जो ये सवाल पूछते हैं बार बार लोग, उनको जवाब देना चाहता हूं, चाहे वो कांग्रेस के 23 लोग हों और चाहे वो बाहरी भाजपा के लोग हों, उनको बताना चाहता हूं कि जब गांधी परिवार के लोग कांग्रेस पार्टी में उस समय सक्रिय नहीं थे तो कांग्रेस पार्टी विघटित हुई थी। उसी समय जो है कांग्रेस तिवारी बनी, उसी समय लोकतांत्रिक कांग्रेस बनी, जिसमें जो है शरद पवार जी गए, अर्जुन सिंह गए, कांग्रेस का बंटवारा हुआ। हमने ये चीज़ देखी कि जब हमारे गांधी परिवार से कोई अध्यक्ष नहीं रहा तो हमारी कांग्रेस बटी। यानी कि सीधी सीधी बात है, कांग्रेस की कमांड सिर्फ गांधी परिवार ही रख सकता है। ये मैं कह सकता हूँ दावे से। जब से माननीय सोनिया जी ने कांग्रेस को संभाला है, कांग्रेस बटी नहीं, कोई कांग्रेस अलग नहीं हुई। पार्टी पे युवाओं की जो बात है, युवाओं की जो बात है, उसमें चाहे आपके जितिन प्रसाद जी जो आज भारतीय जनता पार्टी में चले गए, उनको भी युवा होने के नाते कांग्रेस संसद में ले गई और मंत्री बनाया कैबिनेट में। चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी रहे हों, अपने पिता के निधन के बाद जब उनको सांसद बनाया और सांसद बनाने के बाद उनको मंत्री बनाया, तो युवाओं को कांग्रेस हमेशा आगे करती रही। चाहे वो अशोक तंवर जी रहे हों हरियाणा से, जिनको जिनको बढ़ाया है, लेकिन उन्होंने आखिरी समय में कांग्रेस में कहीं ना कहीं नुकसान। बापू कह रहे हैं कांग्रेस की जो कमान है वो कमान गांधी परिवार ही रख सकता है। ऐसा नहीं है। कांग्रेस में हमने आपको पहले पूर्व में भी बताया है कि 36 कांग्रेस में राष्ट्रीय अध्यक्ष बने अभी तक, जिसमें से केवल 6 बार गांधी परिवार अध्यक्ष रहा है। चाहे वो इंदिरा जी रही हों, जवाहरलाल नेहरू जी रहे हों, 6 बार केवल गांधी परिवार पार्टी में। छोटी सी बात ऐड करें, जो ऐसे जितने मासूमियत से जो पब्लिक को बताया जा रहा है कि मात्र 36 कांग्रेस के अध्यक्ष बने, 36 में से 6 कांग्रेस के लोग रहे, गांधी परिवार के लोग रहे। अब उन 36 में से 30 जो लोग रहे ना, उनका आप कार्यकाल देखो और इनके कांग्रेस के 6 लोगों का कार्यकाल देखो, तो आपको समझ में आ जाएगा कैसी इनके यहाँ लोकतंत्र चलता है और कैसी पार्टी चलती है। नहीं, अगर आप ये कार्यकाल फिर भी हमारे 6 से ज्यादा होगा। मेरा सवाल ये है बापू, अगर आप ये बड़े विश्वास और दावे के साथ कहते हैं कि हम ये भी मान लें कि आपका मतलब ये है कि गांधी परिवार में कमान रहती है तो कांग्रेस ठीक चलती है, तो इससे एक संदेश नहीं जाता बाकी कार्यकर्ताओं में, लोगों में? नहीं कि हमारे कार्यकर्ता भाई हम शीर्ष पे पहुंच ही नहीं सकते। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अभी पांडे जी ने आपको बताया कि 6 बार मात्र जो है गांधी परिवार से अध्यक्ष रहे, बाकी 30 बार जो है गैर गांधी परिवार का अध्यक्ष। नहीं, वो तो ठीक है, ऐसा नहीं है। अवसर नहीं मिलते हैं। आप हमें ये बता दीजिए, 2004 से लेके उस 2004 में फिर 7 में, यानी 14 तक 2 बार कांग्रेस सत्ता में आई। क्या माननीय जो है सोनिया गांधी जी प्रधानमंत्री नहीं बन सकती थी? क्या राहुल गांधी कैबिनेट मंत्री नहीं बन सकते थे? क्या प्रधानमंत्री नहीं बन सकते थे? अगर गांधी परिवार को खुद बनना था तो माननीय मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री क्यों बनाया? नहीं, बात ये, अब आप आरोप कुछ भी लगाओ, मनमोहन सिंह जी विरोध किसने किया? ये विरोध किसने किया? इस बात का किसी कांग्रेसी ने विरोध किया? और भाजपाइयों को विरोध का क्या मतलब है? भाजपाइयों को विरोध का क्या मतलब है? नहीं, अब जिनके पास दोहरी नागरिकता है वो वैसे मान लो मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने तो ये तो सभी पार्टियां कहती हैं, सभी पार्टियां कि रिमोट कंट्रोल सोनिया गांधी जी के पास था। नहीं, ये रिमोट से कहते थे हमारा रिमोट वाला प्रधानमंत्री कथित पास किया हुआ। नहीं बिल आप हम ऐसे फाड़ के फेंक दिया जा रहा है। नहीं, एक चीज इससे ज्यादा बेइज्जती कम से कम हम अपने पार्टी के नेता हम जवाब दे रहे हैं, हम जवाब दे रहे हैं। किसान विरोधी बिल था, किसान विरोधी बिल था और हम इतने स्वतंत्र थे कि एक सांसद की इतनी हैसियत थी कि उस बिल को फाड़ सकता था। ये हमारे कांग्रेस पार्टी में लोकतांत्रिक व्यवस्था। अच्छा, एक चीज और बताओ, वीडियो लंबा होता जा रहा है, हमें ये बताओ कि अब उत्तर प्रदेश चुनाव में आपका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है? मतलब आप देखिए, ऐसा है, हम आपको पहले भी कई बार बता चुके हैं और बार बार यही कहेंगे, हमारे विधायक आके मुख्यमंत्री का चेहरा चुनते हैं, हम पहले से कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाते। फिर भी विधायक जो बनेंगे उनकी और अजय लल्लू जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे, चुनाव लड़ रहे हैं और किसी भी राज्य में हम पहले से मुख्यमंत्री पद का चेहरा आज तक तय नहीं किया। हमारे विधायक तय करते। तो मतलब ये मान लिया जाए कि अजय कुमार लल्लू या प्रियंका गांधी भी उत्तर प्रदेश के अगर जीतते हैं तो मुख्यमंत्री हो सकते हैं, उनका जो चेहरा हो सकते हैं। जो जनादेश मिलेगा और जो माननीय सदस्यगण वहाँ चुन करके पहुँचेंगे, उनका जो जनादेश होगा उसका पालन किया जाएगा। चलिए, तो काफ़ी चर्चा रही और चर्चा आगे और बढ़ाई जा सकती है, लेकिन बेवजह खींचना ठीक नहीं है मुझे लगता। और किसी और वीडियो में मुलाकात होगी। तो
ये हमारे बापू भाई साहब और ये सोनू भाई साहब के पक्ष थे और वो बसपा वाले भाई साहब जा चुके हैं। तो आप लोग आपकी राय क्या, आप जो हमारे दर्शक हैं वो अपनी राय व्यक्त करें, कमेंट सेक्शन में लिखें कि उन्हें क्या लगता है चुनावी सरगर्मियों के बारे में। जो भी उनकी राय है वो व्यक्त करें, लिखें। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, लाइक बटन हिट करें और शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें समय दिया।